Hello students, good morning everyone. Chapter Laws of Motion, lecture number 10 for class 11th. आज डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड डेरिवेशन फॉर द सेम। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। आज जो हम टॉपिक करेंगे ये जस्ट आप ये मान के चलिए कि जो भी स्टेप्स इसके होते हैं वो फिक्स हैं, वो स्टेप लेने होते हैं, उन्हीं से इसका प्रूफ हो पाएगा। तो पहले तो ये लॉ कहता क्या है वो हम देख लेते हैं, उसके बाद इसका डेरिवेशन करेंगे। तो ये नोट कीजिए जो इसकी स्टेटमेंट है वो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the total linear momentum of an isolated system is always constant. For an isolated system is always constant. और अगर दूसरी भाषा में देखो तो और लिख लीजिए दूसरी डेफिनेशन, और द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains constant if the net external force acting on that system is zero. तो इसमें एक वर्ड आया है आइसोलेटेड सिस्टम। ये क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम। एक एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको। आपके घर में चाय वाला थर्मस होगा, अप्रोक्सीमेटली सभी के घर में होगा। मैं कह रहा हूँ द थर्मस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम फॉर द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड विच इज poured in that thermos only for temperature, not for taste and other things, and it's isolated only up to 3 or 4 hours. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके घर में जो थर्मस है ना वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। किसके लिए? कोई भी अगर लिक्विड उसके अंदर हम डाल देते हैं तो उसके टेम्परेचर के लिए, ना कि उसके टेस्ट के लिए या बाकी और किसी चीज़ के लिए। और वो भी हम ये नहीं कह सकते कि परमानेंट आइसोलेटेड है, वो भी 3 और 4 आवर्स के लिए आइसोलेटेड है। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे कि इस आइसोलेटेड का मीनिंग यहाँ पे क्या है। आइसोलेटेड का मीनिंग यहाँ पे क्या है? तो आइसोलेटेड का मीनिंग यहाँ पे हुआ दैट सिस्टम, हाँ नोट कर लीजिए, आइसोलेटेड का मीनिंग यहाँ पे जो है वो दैट सिस्टम which is not affected by external means. That system which is not affected by external means like temperature, pressure, etc. एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बाहर के एनवायरनमेंट का कोई इफेक्ट ना पड़े। अब जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसमें मेनली हम टेम्परेचर और प्रेशर ही लेके चलते हैं। मैं ये नहीं कहता इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने पास सपोज एक रूम है, उस रूम के अंदर 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि कहा आपसे कि ये रूम आइसोलेटेड है फॉर नंबर ऑफ फैंस। इसमें जो फ़ैन है ना उसके लिए ये आइसोलेटेड है, परमानेंट। इसका मतलब क्या हुआ? अब उसका टेम्परेचर प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। मैंने किसके लिए आइसोलेटेड कहा है? फ़ैन के लिए।
तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी चीज़ जिससे बाकी जो रूम बच गए या बाकी आसपास का जो एरिया बच गया उसमें फैंस, नंबर ऑफ फैंस को इफ़ेक्ट करने वाली कोई चीज़ अगर आए तो उसका इफ़ेक्ट इस रूम पे नहीं होगा। समझ गए? यानी बाकी जो रूम्स हैं, क्या किया, किसी ने कहा कि 2 जो फ़ैन हैं उनसे हवा कम लग रही थी तो सभी में 3-3 कर देते हैं। तो चाहे बाकी में कुछ भी होता रहे, लेकिन जिसको मैंने आइसोलेटेड कहा उसमें 2 ही रहेंगे, उसमें 2 ही रहेंगे। ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा कि एक रूम में 5 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 5 स्टूडेंट्स हैं। मैंने कहा इस रूम को 1 मंथ के लिए बंद कर दो, और मैंने ये भी कहा साथ साथ फॉर 1 मंथ दिस रूम इज आइसोलेटेड फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नॉट देयर कंडीशंस, ओनली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर रूम को बंद कर दिया जाए तो 5 स्टूडेंट्स उस रूम के अंदर हैं, ना बाहर जा सकते, ना अंदर, ना उनसे कोई मिल सकता, ना वो किसी से मिल सकते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो आइसोलेट रहेंगे। कितने दिन तक? कितने दिन के लिए कहा है मैंने? उतने ही दिन तक उनको आइसोलेटेड रहना पड़ेगा, यानी वो सिस्टम आइसोलेट रहना पड़ेगा, वो रूम आइसोलेट रहेगा। किसके लिए? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। वो अलग बात है, कोई बीमार हो जाएगा, इवन हो सकता है कोई मर जाए, हो सकता है कोई जिंदा रहे। तो मैंने ये तो नहीं कहा कि उनकी कंडीशन क्या रहेगी क्या नहीं, मैंने केवल ये कहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 थे, 5 ही रहेंगे। ठीक है। तो इस तरह के सिस्टम को क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। यानी एक रूम है, उसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जिसके कारण उसका इफेक्ट है, तो उसका इफेक्ट भी उस रूम के अंदर ही दिखलेगा। ऐसा नहीं है उसका रूम से बाहर जाएगा या बाहर कुछ हो रहा है उसका इफेक्ट अंदर आ जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन हमारे पास है, तो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड। बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बाकी आपने पढ़ा हुआ होगा आइसोलेटेड, पता नहीं क्या क्या डेफिनेशन आ जाती हैं इनकी बुक्स में, तो मैंने समझाने की कोशिश की है अपनी वे में, अपने जैसे डेली लाइफ में हम इसको देखते हैं उस तरह से समझाने की मैंने इसको कोशिश की है। ठीक है, और शायद तो समझ में भी आया होगा सभी के कि आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ। चलिए, अब मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। ठीक है, अब जो हमने स्टेटमेंट लिखी है इसका मैथमेटिकल छोटा सा फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा वो देख लेते हैं, उसके बाद उसका डेरिवेशन भी करके दिखाएंगे। मान लेते हैं, लिखिए consider a system of n particles, consider a system of n particles of a, क्या क्या है? कंसिडर ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, उसके बाद लिखिए लेट P1, ये क्या हुआ? वेक्टर P1, P2, P3 अप टू Pn be the linear momentum of various particle of the system, be the linear momentum of various particles of the system. respectively मतलब पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम P1, दूसरे का P2, ऐसे ही nth पार्टिकल का Pn। Therefore total linear momentum of the system is, suppose वो P है and which is equal to P1 plus P2 plus P3 up to Pn. It means total linear momentum of the system is P is equal to P1 plus P2 plus P3. Now आगे फिर दोबारा लिखिए, if F और इसका बेस क्या लेना है? नेट। पैरों में क्या लिखना है? नेट। इफ F net be the force acting on the system, if F net be the force acting on the system, then according to Newton's law of motion, then according to Newton's
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ नेट तो की जो कि एक्सटर्नल इसके ऊपर लगा है, विच इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डी पी बाई डी टी। अब इसकी वैल्यू अगर मैं रख दूं यहाँ पे तो क्या होगा, डी बाई डी टी और अंदर कर देता हूँ P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn। ये अपने पास एक्सप्रेशन बन गई, एफ नेट इज इक्वल टू, ये अपने पास एक्सप्रेशन बनी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इफ एफ नेट जो एक्सटर्नल है, एफ एक्सटर्नल और एफ नेट, इसको चाहे आप भाई देखिए नेट भी लिखना जरूरी है तो ऐसे लिख दीजिए एफ एक्स लेट एफ, ऐसे लिखिए लेट नेट एक्सटर्नल फोर्स इज एफ ई एक्स टी कर दो इसको, है ना। तो नेट आप वैसे वर्डिंग में लिख दो और वैसे इसको एक्सटर्नल ले लो, क्योंकि डेफिनेशन में स्टेटमेंट में हमने एक्सटर्नल लिया है, नेट एक्सटर्नल फोर्स ना। लेट नेट एक्सटर्नल फोर्स इज एफ ई एक्स टी। तो अब हमारे पास हमने पढ़ा है इफ़ एफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, इफ़ एफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? और हम क्या कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि डी बाई डी टी P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस अप टू Pn इज इक्वल टू ज़ीरो, इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर मोमेंटम टाइम का फंक्शन नहीं होगा, टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगा, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, डी बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो टर्म है अंदर अंदर वाली, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस अप टू Pn इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये है P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही तो हमने वर्डिंग में लिखा है, यही तो हमने स्टेटमेंट में लिखा है ना। ठीक है, अब देखिए कोई ये कहे ना क्या P1 अकेला कांस्टेंट हो सकता, नहीं पता भाई, नहीं पता। मे बी और मे नोट भी, क्या P2 अकेला हो सकता है, मे और मे नोट भी, लेकिन सभी का सम कर दे तो रिजल्ट वही आएगा। यानी हो सकता है P बढ़ जाए, P1 बढ़ जाए तो P2 घट जाएगा, P3 घट जाएगा, हो सकता है P1 घट जाए तो इनमें से कोई और बढ़ जाएगा, लेकिन नेट रिजल्ट जीरो कांस्टेंट ही रहेगा, जो पहले था वही रहेगा। तो इसका देखना हमने एक प्रूफ, इसका करना है प्रूफ। तो लिखिए डेरिवेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, डेरिवेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये आ गया होगा समझ में। बस केवल और केवल क्या लेके चलना, कुछ कंसिडरेशंस, और उसको आप जो लॉ में कहा है उसके बराबर रख दीजिए, रिजल्ट आपके सामने है। चलिए, आप चाहो ना, अगर चाहो तो आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, छोड़ो हर चीज़ को। अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, समझ में आने के बाद की बात ये है कि आप डायरेक्ट लिख सकते हो ये इक्वेशन, डी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो मीन्स P1 P2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैन एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। बस इतना भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर बताओगे वेयर P1 P2 एंड P3 आर द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रेस्पेक्टिवली। पार्टिकल्स के जो सिस्टम के पार्टिकल्स हैं उनका क्या है, ये लीनियर मोमेंटम है। इतना भी लिख के छोड़ दोगे तो भी काम चलेगा आपका।
तो नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलिए तो डेरिवेशन करते हैं, नोट कीजिए फटाफट। लेट अस कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स, लेट अस कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स और टू बॉडीज ए एंड बी। लेट अस कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मास m1 and m2 respectively, constituting an isolated system, let the bodies are initially moving with velocity u1 and u2 along a straight line such that u1 is greater than u2 as shown in figure. आफ्टर कोलिजन, अभी बताऊंगा ये क्या होता है। आफ्टर कोलिजन let these bodies moves with velocity v1 and v2 respectively. After collision, these bodies moving with velocity v1 and v2 respectively. क्लियर? इतना नोट कर लिया। चलिए अब हम जो भी लिखा है और कहा है उसको शो कर देते हैं कि आज शोन इन फिगर लिखा है ना कहीं पे। तो अब देखिए मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो ऑब्जेक्ट है ये, दो बॉडीज़ हैं, इसको मैंने नाम दिया ए, और एक बॉडी है यहाँ पे जिसको मैंने नाम दिया बी। इसका मास m1, इसका मास m2, ये तो हमने कंसीडर किया है। और क्या कंसीडर किया है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 कंसीडर किया है। और क्या कंसीडर किया है, u1 इज ग्रेटर देन u2। और क्या कंसीडर किया है, बोथ द बॉडीज आर मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन पाथ, एक ही पाथ के अलोंग अगर मूव कर रहे हैं, देन आफ्टर सम टाइम दे आर कोलाइड्स विद ईच अदर। देखिए वैसे अगर देखा जाए कोलिजन का एक्चुअल मीनिंग होता है कि एक ऐसा इवेंट है जो माइक्रो सेकंड के अंदर हो जाता है और जिसमें शेयरिंग ऑफ एनर्जी देखने को मिलती है। लेकिन इस वर्ड से थोड़ी सी फीलिंग या जो लोगों का माइंड वो सेट हो गया, कोलिजन का मतलब टकराना होता है, और यहाँ पे आप देखोगे कि वास्तव में टकराएंगे ही ये। अदरवाइज कोलिजन का मतलब टकराना नहीं है। कोलिजन का मतलब है एक ऐसा इवेंट जो माइक्रो सेकंड के लिए हो और जिसमें शेयरिंग ऑफ एनर्जी टेकन प्लेस, शेयरिंग ऑफ एनर्जी देखने को मिले, उसको क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। लेकिन मैंने अभी अभी बताया है कि कोलिजन का मतलब लोगों ने क्या सोच लिया, टकराना। टकराने का तो अगर देखें तो स्ट्राइक होता है, स्ट्राइक का मतलब टकराना होता है, ठीक है, एक दूसरे को आपस में टकराए, ठीक है। तो वो माइंड इसी तरह से सेट हो गया है कि एक्चुअल में जो हम डेली लाइफ में कोलिजन देखते हैं उनमें टकराते ही हैं ऑब्जेक्ट। अदरवाइज कुछ केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जिनमें बिना आपस में स्ट्राइक हुए यानी बिना आपस में टकराए कोलिजन हो जाता है, ठीक है। तो कोलिजन का मतलब क्या होता है, एन इवेंट विच हैपन फॉर माइक्रो सेकेंड, कितनी देर के लिए होता है, कुछ सेकंड के कुछ हिस्सों के लिए, एंड शेयरिंग ऑफ एनर्जी इज टेकन प्लेस, उसको क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। लेकिन जर्नली इसका मीनिंग हमने क्या ले रखा है, टकराना। तो वही यहाँ पे भी होगा, जो जर्नली मानते हैं सभी वही लेना पड़ेगा यहाँ पे भी कि सपोज टकरा गए। वैसे ये नहीं है कि कोलिजन का मतलब टकराना हो ही नहीं सकता, हो तो सकता है, लेकिन ये नहीं कहता ये होता ही है, समझ गए ना। होता होना जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है, तो वो होगा। यहाँ पे क्या होगा, स्ट्राइक करेंगे आपस में।
तो देखिए ये आप सभी को पता है, अगर u1 इज ग्रेटर देन u2, दोनों एक ही लाइन पे चल रहे हैं, तो आफ्टर सम टाइम दे आर कोलाइड। तो क्या मानते हैं, लेट आफ्टर सम टाइम दे आर कोलाइड विद ईच अदर, दे आर कोलाइड विद ईच अदर। ये कंडीशन आएगी कि नहीं आएगी? एक ऑब्जेक्ट तो ए था और ऑब्जेक्ट या बॉडी मानना था मैंने, तो ए और बी। अब जब ये आपस में, सपोज आपके पास ये ऐसी दो बॉल थी, उनको ऐसे आपने आगे की तरफ रोल करवा दिया है ना, तो जब वो टकराएंगे क्या उनके मास के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो मास वही रहेगा, जिसका m1 था उसका m1 रहेगा, जिसका m2 था उसका m2 रहेगा। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट ए बी के ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ए है ऑब्जेक्ट, वो बी के ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, किस नाम से जानेंगे इसको? एफ बी ए। किस नाम से जानेंगे? फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी ड्यू टू ए, किस डायरेक्शन में लगेगा? ये। अब आप खुद सोचिए कि आप चल रहे हो और आगे आपके कोई और चल रहा है, अचानक आपने आगे वाले के टक्कर मार दी, तो क्या केवल आगे वाले को आगे फोर्स लगता है या आप भी पीछे जा सकते हो? जाते हो, आपको भी महसूस होता है कि किसी ने मेरे पीछे की तरफ फोर्स लगाया। इट मीन्स ये बी ऑब्जेक्ट भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। वो क्या होगा? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये हो जाएगा। उसके बाद ऐसे चल रहा था, आगे वाला पीछे वाले ने टक्कर मारी, थोड़ी देर बाद फिर दोबारा सेपरेट हो जाएंगे, तो फिर दोबारा ये ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाएंगे, ये ए ऑब्जेक्ट और ये आपका बी ऑब्जेक्ट। इसका मास m2 और इसका मास m1, इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी। ठीक है, ये सारी वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो इनको वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लेंगे। वेलोसिटीज हैं, फोर्स है, ये वेक्टर, जो वेक्टर उसको एरो लगाते हैं। क्लियर? तो ये केस है कब? बिफोर कोलिजन। ये किसका केस है? ये किसका केस है? ये इतना बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। ये कौन सा केस है? एट द टाइम ऑफ कोलिजन, एट कोलिजन। और ये आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। क्लियर? एट द टाइम ऑफ कोलिजन, बिफोर कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, ये तीन केसेस अपने पास बन गए। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, देखिए, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर collision is equal to momentum of the first object प्लस मोमेंटम ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो क्या करूं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का लिखना है आपको, लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, या क्या कहोगे, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए प्लस लीनियर मोमेंटम ऑफ बी। तो क्या आएगा? लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो m1 u1 डेफिनेशन होती है ये, लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, m1 u1 प्लस m2 u2, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये बी कोलिजन और ये ए कोलिजन आफ्टर कोलिजन, AF कर देता हूँ, इसको B कर देता हूँ क्योंकि A और B वैसे नाम ले रखे हैं। तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन क्या रहेगा, m1 v1 प्लस m2, m1 v1 प्लस m2 v2, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको नाम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड नाम दे देंगे। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए, अब हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इनमें से एक एक्शन फोर्स और एक रिएक्शन फोर्स, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए।
क्लियर है? ये हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़ा है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो हमने उसका यूज कर लिया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ हमने इसको एज इट इज लिख दिया है। क्लियर? चलिए अब मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे चेंज इन लीनियर मोमेंटम की बात करता हूं। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम लिखना है आपको। चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट के लीनियर मोमेंटम में कितना चेंज हुआ? तो क्या होता है आफ्टर माइनस बिफोर, क्या करते हैं आफ्टर माइनस बिफोर। तो ए ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा बाद में m1 v1 और पहले क्या था m1 u1। सिमिलरली चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट b इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। ये दोनों के चेंज इन लीनियर मोमेंटम हो गए हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर? चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए एंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बी, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अच्छा जी, उसके बाद कंसिडर कीजिए फिर दोबारा से, इफ डेल टी, इफ डेल टी बहुत ईजी है, डेरिवेशन बहुत ईजी है, एक बार हो जाने दो आप, फिर दोबारा मैं इसको एक बार रिपीट करूंगा तो फटाफट सभी को याद भी हो जाएगा साथ साथ। लिखिए, इफ del t be the time for which collision taken place, if del t be the time for which the collision is taken place, then impulse of force acting on body A, impulse of force acting on body A is FAB, A का जो इम्पल्स रहेगा वो क्या रहेगा FAB इंटू डेल टी। सही है ना, यही होता था इम्पल्स का फॉर्मूला, फोर्स इंटू टाइम। सिमिलरली फॉर बी इट इज एफ बी ए इंटू डेल टी। क्लियर? ये डेल टी जो होता है ना, एक तो होता है डी टी और एक होता है डेल टी। डी टी होता है टोटल चेंज और डेल टी होता है डी टी का छोटा सा पार्ट, इंस्टेंटेनियस चेंज। तो जो ये आपका कोलिजन होता है ये इंस्टेंटेनियसली होता है, माइक्रो सेकेंड्स के लिए होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, इसलिए क्या लेना पड़ा डेल टी। कई जगह आप देखते हो डी टी और डेल टी में इतना फर्क है, अगर डी टी की वैल्यू टेंड्स टू जीरो कर दें तो उसको डेल टी बोल देते हैं। यानी डी टी की वैल्यू टेंड्स का मतलब जो टोटल चेंज है वो इतना छोटा सा है, या उस टोटल चेंज का बिल्कुल छोटा सा पार्ट, उसको क्या बोलते हैं डेल टी। डेल टी इंस्टेंटेनियस हो गया, डी टी टोटल चेंज हो गया, है ना। थोड़े से टाइम के लिए चेंज उसको डेल टी बोलते हैं और टोटल चेंज डी टी बोलते हैं। इतना फर्क होता है डी टी और डेल टी में। अगर किसी का आगे डी एक्स या डेल एक्स लगा मिले तो उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि वो टोटल चेंज होता है, डी का मतलब और डेल का मतलब छोटा सा चेंज, थोड़ा सा चेंजमेंट होता है। ठीक है, फॉर या उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियसली चेंज बोलते हैं। चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यूज अपने पास आई, इनको उठा के इसमें रख देते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये क्या थी, एफ, अगली इक्वेशन में लिखना है, ये जो वैल्यू थी क्या थी एफ ए बी इंटू डेल टी, इसकी वैल्यू ये आई। और ये क्या था एफ बी ए इंटू डेल टी, इसकी वैल्यू ये आई। अगली इक्वेशन में लिखना है ना, मैं इसी के मतलब इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इसके बाद आपको फिर दोबारा लिखना है ना, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, तो ये ख़त्म, यहाँ से इसका रोल ख़त्म। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में लिख दीजिए। तो अगर मैं बराबर करूँगा तो इसको तो भूल जाइए, डेल टी से डेल टी कैंसिल, तो मैं क्या करूँगा केवल और केवल राइट हैंड साइड आपस में बराबर रख देता हूँ। तो क्या जाएगा अपने पास, ऐसे कर देता हूँ, m2v2 माइनस m2u2 FAB, नहीं उल्टा कर रहा हूँ, FAB पहले आएगा, FAB पहले, FAB क्या है m1v1 माइनस m1u1, वेक्टर वगैरह लगाते रहना भाई, हटाने नहीं है। उसके बाद m2v2 माइनस m2u2, ये आ गया। u1 वाली टर्म्स को एक साइड में कर दीजिए, और यानी u वाली टर्म्स एक साइड में कर लीजिए और v वाली टर्म्स एक साइड में कर लीजिए। तो क्या आएगा,
m1v1 उधर से ये लेके आऊँगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वैसे ये एक मिनट एक चीज़ गड़बड़ कर दी यहाँ पे, ये माइनस नहीं लिखा मैंने, है ना, ये माइनस बाहर आएगा ना, ये नहीं लिखा, इज इक्वल टू माइनस ये, हाँ अब सही हो जाएगा। तो अब देखिए अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, ये क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इधर लेके आओ इसको, तो ये क्या हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू, ये उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2। तो ये क्या था, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, शुरू वाली इक्वेशन देख लीजिए, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और ये क्या था टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये दोनों आपस में क्या आगे, सेम आगे, दोनों आपस में क्या आगे हैं, सेम आगे हैं। ये क्या था टोटल आफ्टर कोलिजन, और ये क्या था टोटल बिफोर कोलिजन, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इट मीन्स ये क्या रहा आपका, इस आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है। तो वैसे तो इसके एग्जाम्पल्स और करवाने थे, लेकिन वीडियो की साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा होती जा रही है, 30 मिनट्स से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। तो आप इस डेरिवेशन को आपको करना है। देखिए कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले क्या लिए, दो ऑब्जेक्ट लिए, एक ए एक बी, एक के अंदर मास m1 दूसरे के अंदर m2। उसके बाद क्या किया कि कंसिडर कर लिया कि एक u1 वेलोसिटी से चल रहा है, एक u2 से चल रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहे हैं। देन आफ्टर सम टाइम दे आर कोलाइड्स विद ईच अदर, ठीक है। आफ्टर सम टाइम दे आर कोलाइड्स विद ईच अदर, कब होगा ऐसा, जब u1 इज ग्रेटर देन u2। ये हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि एट द टाइम ऑफ कोलिजन आपके पास ये कंडीशन बनी, ए बी के ऊपर फोर्स लगाएगा, बी ए के ऊपर लगाएगा, ए ने जो बी पे लगाया उसको बोलेंगे एफ बी ए, बी ने जो ए पे लगाया उसको बोलेंगे एफ ए बी। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या होगा, आफ्टर कोलिजन ये केस आपका बन जाएगा, इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी v2 हो जाएगी, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसी को हम इक्वेशंस की फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू दिस, टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू दिस। उसके बाद ए और बी के जो लीनियर मोमेंटम के अंदर चेंज हुआ है उसको सेपरेट कर देते हैं। तो क्या आएगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए ऑब्जेक्ट ए, दैट इज m1v1 माइनस m1u1। टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट बी इज m2v2 माइनस m2u2 आ गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यूटन से थर्ड लॉ ऑफ मोशन एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। उसके बाद हम किसकी फॉर्म में इसको लिखेंगे, इम्पल्स की फॉर्म में लिखेंगे, इम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ए और इम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। तो एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी, और वहाँ पे आपकी वैल्यू रख देंगे उठा के एफ ए बी और एफ बी ए के अंदर किसकी, या इसको न्यूटन्स थर्ड लॉ के साथ कंपेयर कर देंगे। एफ ए बी इंटू डेल टी आ गया, एफ बी ए इंटू डेल टी आ गया। उसके बाद न्यूटन्स थर्ड लॉ में इनकी वैल्यू रख देंगे राइट हैंड साइड ओनली। तो क्या हो जाएगा आपके पास ये इक्वेशन से बन जाएंगी ये, ठीक है। उसके बाद ये इक्वेशन, हाँ इन दोनों को आपस में बराबर रख दीजिए, तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। इसमें से फिर क्या करोगे, u की टर्म एक साइड में, v की टर्म एक साइड में, क्योंकि u क्या था इनिशियल और v क्या था फाइनल। तो इनिशियल फाइनल आपस में क्या आ जाएंगे बराबर, हेंस इट इज प्रूव्ड। तो आज के वीडियो में इतना ही। सभी बच्चे अपना होमवर्क यहाँ तक कंप्लीट कर ले। किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से शेयर ज़रूर करें। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।